नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का कहना है कि पिछले 2 दशकों की शोध ने दर्शाया है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के साथ ही डिप्रेशन भी हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण जोखिम घटक है। अर्थात डिप्रेशन हमारे दिल को भी तिल तिल जलाता है। डिप्रेशन, पागलपन, डर, फोबिया आजकल इतने क्यों आम हो रहे हैं? इनके कारण है परिवार का छोटा होना, जिससे आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। धर्म, मजहब, अध्यात्म से दूरी होना, जिससे आप केवल भौतिक जीवन को ही असल मानते हैं। बेवजह की सूचनाओं का अंबार, जिससे आपका मस्तिष्क विचलित होता रहता है। केवल पैसे कमाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इससे आप हमेशा लालसा या लालच की गिरफ्त में रहते हैं। हम कैसे जाने कि हमें डिप्रेशन है? डिप्रेशन के रोगी में निम्न में से कुछ या सभी लक्षण अल्प या तीव्र प्रबलता के साथ उपस्थित हो सकते हैं। क्या क्या है? विचारों और नजरियों में निराशावाद होना, लगातार रोना या रोने का दिल करना, अनिद्रा या नींद में कमी, आत्महत्या का विचार आना, हर किसी से लड़ना, डर लगना, बेहद संवेदनशीलता, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना, हर व्यक्ति को अपना शत्रु मानना, हमेशा थकान महसूस करना, अनुचित अपराध बोध, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का घटना, असुरक्षित महसूस करना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी होना, भूख बढ़ना या कम हो जाना, वजन का बढ़ना या कम होना। जब हमें इनमें से सभी या कुछ लक्षण प्रकट होने लगे, याद रखें यह लक्षण कई दिनों तक रह सकते हैं, तो हमें डिप्रेशन की चपेट में है। डिप्रेशन से मुक्ति पाने की राह। डिप्रेशन ऐसा रोग है जिसमें यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो इससे मुक्ति आसानी से और शीघ्रता से पाई जा सकती है। मैंने शुरुआत में आपको जो गौतम बुद्ध की 3 गांठ वाली नीति कथा बताई है, उसके अनुसार समस्या का सही और सटीक हल ढूंढिए। प्रिय पाठकों, इससे इस पृथ्वी पर विरला ही कोई व्यक्ति रहा हो जिसे डिप्रेशन या निराशा ने न घेरा हो। हाँ, इंसान निराशाओं के भंवर में फंसता है। डिप्रेशन या निराशा से मुक्ति पाना हर मनुष्य का कर्तव्य है, उसका धर्म है। क्षणिक निराशा हमारा गुण है और घोर निराशा एक रोग। अपनी क्षमताओं को पहचानें, उसका प्रयोग करें, ईश्वर पर भरोसा करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, प्रकृति की तरफ कदम बढ़ाएं, पौष्टिक भोजन करें और मित्रों से घिरे रहें। इस प्रकार आप इस निराशा को कुचल देंगे और आप कुचल सकते हैं। सभी मनुष्यों की तरह याद रखें, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह एक शाश्वत नियम है। तनाव का सदुपयोग करें। तनाव मनुष्य के लिए जरूरी गुण है। आप शायद चौंक गए होंगे या समझ रहे होंगे कि शायद यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है। नहीं प्रिय पाठकों, आपने सही पढ़ा है कि तनाव या चिंता हम मनुष्य का एक आवश्यक गुण है। मैं तो यह भी कहता हूं कि तनाव के बिना मानव जाति कब की विलुप्त हो चुकी होती। तनाव तब अवगुण या घातक हो जाता है जब आपको इससे निपटना न आए, आप इससे हार मानने लगे। तनाव जब हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा पर हावी होने लगता है, तब यह समस्या उत्पन्न करता है। जानलेवा समस्याएं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कौन सांप से ज्यादा डरेगा? वह व्यक्ति जिसे सिर्फ सांप का विष जानलेवा गुण बताए गए हैं, या वह व्यक्ति जिसे सांप से बचना, विषैले और विषहीन सांप में फर्क करना और उसके विष की प्राथमिक चिकित्सा सिखाई गई हो? निश्चित ही वह व्यक्ति ज्यादा डरेगा जिसे डराया तो बहुत गया है, लेकिन उससे निपटना नहीं सिखाया गया। तनाव के बारे में भी यही होता है कि हमें सब डराते तो बहुत हैं, लेकिन लड़ना या उससे निपटना नहीं सिखाते। आग से कोई व्यक्ति जल सकता है और कोई उससे खाना पका सकता है। जिस प्रकार आग को नियंत्रित करना आता है, तो समस्या आग नहीं है, समस्या है उसे नियंत्रित नहीं कर पाने की असमर्थता। चाकू से एक व्यक्ति अपना हाथ काट सकता है, लेकिन सावधानी से वही व्यक्ति चाकू से कई सारे सृजनात्मक कार्य भी कर सकता है। यहाँ भी समस्या चाकू नहीं है, समस्या तो उसके उपयोग में की गई लापरवाही है। मानव विकास यात्रा में तनाव
तनाव ने ही इंसान को विकास या परिवर्तन करना सिखाया है। तनाव और भय ने ही उसे गुफा में रहना सिखाया, भोजन की फिक्र ने उसे शिकार करना सिखाया और फिर कृषि और पशुपालन करने के लिए प्रेरित किया। बीमारियों से डर, उससे उत्पन्न तनाव ने उसे जड़ी बूटियों से लेकर सर्जरी तक करना सिखाया है। यह तनाव ही है जो हमें हमारा बेहतर करवाता है। तनाव के बिना तो हमारे जीवन एक डर से चलता रहता है और हम इंसान सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत के अनुसार नष्ट या विलुप्त होते। कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मैं प्रेशर में ही अपना बेस्ट दे पाता हूं। याद कीजिए अपने परीक्षा के दिनों में जब हमारी याद करने की क्षमता आम दिनों से कई अधिक गुना बढ़ जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा तनाव हमसे सर्वश्रेष्ठ करवा रहा है। तो तनाव यहाँ पर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक खेलों या किसी अन्य बड़ी प्रतियोगिता में ही दिया है। जितनी बड़ी प्रतियोगिता उतना बड़ा तनाव और उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन। और याद रखिए, कोयला पृथ्वी के गर्भ के दबाव के कारण ही हीरे में बदलता है। तनाव हमारी उम्र, सेहत, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक माहौल, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि सैकड़ों कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सांप को देखकर हमारे बच्चे तनाव से भर जाएंगे, जबकि सपेरे के बच्चे इसको कोई तनाव नहीं होगा। कई भाइयों वाला व्यक्ति बिना भाइयों वाले व्यक्ति से ज्यादा असुरक्षित महसूस करेगा। एक रिसर्च में पाया गया है वे नर्स ज्यादा खुश थी जो तनावपूर्ण आईसीयू में ड्यूटी किया करती थी, ठीक है, बनिस्बत उनके जो कम तनाव वाले वार्ड में ड्यूटी किया करती थी। वकीलों के समूह पर भी ऐसा ही परिणाम प्राप्त हुआ है, अर्थात वह वकील ज्यादा खुश रहते हैं जो ज्यादा जटिल और तनावपूर्ण केस से लड़ते हैं। यह भी देखा गया है कि अधिक तनावपूर्ण कार्य करने वाले प्रोफेशनल जीवन में ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद होते हैं, जैसे डॉक्टर, पायलट, सैनिक, नर्स, खोजी, पत्रकार, वकील इत्यादि। हम महान भी उन्हीं लोगों को मानते हैं जो तनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आखिर आप ही बताइए, हम विराट कोहली को इतना क्यों चाहने लगे हैं? हाँ, इसीलिए ना कि वह दबाव में अच्छा खेलते हैं और अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। संकट, विपत्ति या दबाव ही इंसान को महान बनाता है। हाँ, वह गुलामी नामक विपत्ति ही थी जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महान महात्मा गांधी बनाया। वह रंगभेद नामक समस्या ही थी जिसने नेल्सन मंडेला को महान बनाया। वह नस्ल भेद नाम की विपत्ति ही थी जिसने अब्राहम लिंकन को महान बनाया। वह जीवाणुओं से होने वाली मौत का संकट ही था जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज करवाकर महान बनाया। एक सिनेमा हॉल में अचानक से सांप आ जाए, फिल्म देखने वाले हम सभी जैसे आम लोग हो तो क्या होगा? जी हाँ, भगदड़ मच जाएगी और सांप के जहर से ज्यादा लोग भगदड़ ले सांप के जहर से ज्यादा जाने भगदड़ लेगी। अब आप इमेजिन करिए कि उन सिनेमा हॉल में सभी सपेरे बैठे, सांप आ जाए तो क्या होगा? क्या सारा परिदृश्य नहीं बदल जाएगा? अब वे सपेरे सांप को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो समस्या सांप नहीं है, समस्या तो सांप को नियंत्रित न कर पाने की अक्षमता थी। यदि उन आम लोगों को भी सांप को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया जाता तो वे भगदड़ कभी न मचाते। वैसे ही समस्या तनाव नहीं है, समस्या है तनाव को मैनेज न कर पाना, क्योंकि हमने उसे मैनेज करना सीखा ही नहीं। वैसे ही जैसे एक आम अप्रशिक्षित व्यक्ति गहरे समुद्र में डूब जाएगा, वहीं एक पेशेवर गोताखोर उसकी गहराई से मोती निकाल कर ले आएगा। यहाँ भी समस्या समुद्र नहीं है, व्यक्ति का अप्रशिक्षित होना है। एक बीज को लेकर हमें उसे यूं ही जमीन पर डाल दें तो क्या होगा? क्या वे उगेगा? शायद नहीं। हम बीज को उगाने के लिए उस पर मिट्टी डालते हैं। एक अबोध बच्चे के सामने जब आप उस मासूम से देखने वाले बीज को दबाएंगे मिट्टी में, तो वह क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि यह तो जुल्म हो रहा है बीज पर, बीज तो मर ही जाएगा, वह सड़कर नष्ट हो जाएगा सदा के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन बीज को जमीन के अंदर दफनाया जाएगा
उस दिन उसका जन्मदिन होगा। उसी दिन वह उगना शुरू हो जाएगा। जमीन में दफन होना उसका जीवन है। एक पौधे या पेड़ को बनने की यात्रा का आरंभ है। उस वंश के बढ़ने और उसके जैसे अनगिनत बीजों के बनने के सफर का यह आगाज है। इसीलिए दबाव नहीं तो सफलता नहीं, तरक्की नहीं। एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच उड़कर आया और एक महिला पर बैठ गया। कॉकरोच देखकर वह चिल्लाने लगी। वह डर चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उस ग्रुप के बाकी लोग भी भयभीत हो गए। उस महिला ने किसी तरह कॉकरोच को खुद से दूर किया, लेकिन वह उड़कर दूसरी महिला पर बैठ गया। अब ऐसे में दूसरी महिला भी ऐसा ही करने लगी। महिला को बचाने के लिए पास खड़ा वेटर आगे बढ़ा। तभी महिला ने कॉकरोच को भगाने की कोशिश की और वह सफल हुई। अब वह कॉकरोच उड़कर वेटर की शर्ट पर आकर बैठ गया, लेकिन वेटर घबराने की वजह शांत खड़ा रहा और कॉकरोच की हरकतों को अपनी शर्ट पर देखता रहा। जब कॉकरोच पूरी तरह शांत हो गया तो वेटर ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। कॉफी पीते हुए मनोरंजक दृश्य गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई देख रहे थे। तभी उनके दिमाग में कुछ सवाल आया। क्या वह कॉकरोच इस घटना के लिए जिम्मेदार था? अगर हाँ, तो वह वेटर परेशान क्यों नहीं हुआ? उसने बिना कोई शोर शराबा किए परफेक्शन के साथ उस स्थिति को संभाल लिया। हाँ, समस्या कॉकरोच नहीं था, बल्कि उन लोगों की परिस्थितियों को संभालने की अक्षमता थी जिसने उस महिला को परेशान किया। सुंदर ने महसूस किया, मेरे पिता, बॉस का या वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि यह मेरी अक्षमता है जो मैं लोगों द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को संभाल नहीं सकता। यह ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि मेरी उस परेशानी भरी स्थिति को संभाल न पाने की अक्षमता। इस घटना ने पिचाई को सोचने का तरीका बदल दिया। हमें अपने जीवन में कठिन समय में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका जवाब देना चाहिए। उस महिला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि वेटर ने उस परिस्थिति को समझा और उसका समाधान निकाला। प्रतिक्रिया हम बिना सोचे समझे दे देते हैं, जबकि जवाब हम सही तरीके से सोच समझ कर देते हैं। लोग खुश इसलिए नहीं हैं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि खुश इसलिए हैं कि उनके जीवन में सारी चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण है। तनाव या डिप्रेशन के कारण का पता करें। हम हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। हम जल्दी में हैं। क्यों? पता नहीं। हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हम अवसाद में हैं, हम चिड़चिड़े हो गए हैं, हम क्रोधित छवि बना चुके हैं, हम बहुत अधिक तनावग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से कभी नहीं पूछते कि आखिर क्यों। मेरे पास आने वाले मानसिक समस्याओं से पीड़ित रोगी से मैं पहली सीटिंग या पहले परामर्श सेशन में पूछता हूँ, आप आखिर रोगी क्यों बने? क्यों आप चिंतित हैं? या क्यों आप डिप्रेशन से घिर गए? क्यों आप अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं? या क्यों आप उन लोगों पर क्रोधित होने लगे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं? या क्यों आप डरने लगे हैं उनसे भी जिनसे कोई नहीं डरता आदि? मैं हैरान हो जाता हूँ कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि वे परेशान हैं, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो केवल इसीलिए परेशान होते हैं कि कुछ साल पहले एक परिस्थिति ऐसी आई थी जिसमें वे तनावग्रस्त हुए थे, और इसीलिए वे आज भी तनाव से लबरेज हैं, जबकि वे खुद जानते हैं कि यह परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अधिकांश लोग कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि क्यों मैं इन सब में उलझ रहा हूं। क्या उसे इतना उलझने की आवश्यकता है? आप भी किसी चिंता से परेशान हैं तो खुद से सवाल करें, आखिर मैं क्यों चिंतित हूं? मुझे चिंतित होने की आवश्यकता है? क्या इसका हल नहीं है? याद रखें, आपको जवाब तभी मिलता है जब आप सवाल पूछते हैं। बिना सवाल के जवाब का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न की उपस्थिति उत्तर के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। और याद रखें कि सवाल समाधान की पहली सीढ़ी है। सवाल के बिना समाधान नहीं हो सकता। बहरहाल, हम तनाव की वजह को जाने समझें कि आखिर हम क्यों तनाव महसूस कर रहे हैं। तनाव के लक्षण आपको कब महसूस हो रहे हैं, समय, तारीख, स्थान आदि किस से मुलाकात के बाद ये पहले, इससे आपको तनाव की वजह पता करने में मदद मिलेगी। यदि तनाव सोमवार को ऑफिस जाने से पहले हो रहा है और उस रात आपको नींद भी नहीं आती है,
तो आप समझ सकते हैं कि आप काम का तनाव ले रहे हैं या बॉस से डर रहे हैं। यदि महीने के अंत में तनाव महसूस कर रहे हैं तो आपका तनाव खर्च को लेकर है। यदि तनाव आपको सुबह बच्चे के स्कूल जाते समय, तो तनाव यह है कि आपके बच्चे के को भेजने में अक्सर लेट हो जाती है, इसीलिए आपको परेशान। कार ड्राइविंग सीखते समय मिलते हैं हमें जीवन प्रबंधन के भी मुख्य पाठ। मुझे कार चलाना सीखना था, जिसके लिए मैं एक ड्राइविंग स्कूल में संपर्क किया। उन्होंने एक प्रशिक्षक अमित चौहान को मेरे लिए नियुक्त किया। उन्होंने मुझे 8 दिनों के में एक ड्राइवर बना दिया। काश ऐसे परफेक्ट बनाने वाले गुरु शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, विशेषतः चिकित्सा क्षेत्र में। उन्होंने मुझे कार चलाने के विभिन्न सूत्र बताए, जो मुझे जीवन प्रबंधन में भी बहुत उपयोगी लगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो, आपके साथ मैं उन्हें साझा करूं। पहला, कार आपके ही नियंत्रण में है, यह हमेशा याद रखें। कार आपके नियंत्रण में है। जब हम यह बात अपने मस्तिष्क को समझा देते हैं तो ड्राइविंग की आधी कक्षा पूरी हो जाती है। इसमें इसके क्लच, एक्सीलरेटर, गियर्स, स्टीयरिंग और ब्रेक सभी हमारे ही नियंत्रण में है। इसी प्रकार हमारे विचार और कर्म भी हमारे ही नियंत्रण में है। हम चाहते तो अच्छे विचार लाएं, कर्म करें, या फिर बुरे और घातक या आत्मघाती विचार और कर्मों को स्वयं को हानि पहुंचाएं। दूसरा, ट्रैफिक के नियम कभी ना तोड़ें। ट्रैफिक के नियम तोड़ते ही हम डेंजर जोन में चले जाते हैं, जहां हम खुद का और दूसरों का जीवन खतरे में डाल देते हैं। जीवन सुख और शांति से जीने के भी मूलभूत नियम होते हैं, जिन्हें तोड़ने पर हम खुद को और दूसरों को खतरे या मुश्किल में डाल देते हैं। प्रेम, करुणा, दया, प्रकृति के नियम पर चलकर हम खुद के लिए और दूसरों के लिए एक शानदार और हानि रहित समाज का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, चौकन्ने रहें। चौकन्ने रहें, सभी तरफ की गतिविधियों पर नजर रखें। कौन कैसे आ रहा है, कब रुकेगा, कब पलटेगा, पीछे कौन है, आगे कौन निकल रहा है। हर 6 सेकंड में साइड ग्लास देखें आदि। यह चौकन्नापन निहायत जरूरी है ड्राइविंग के समय। माना कि आप सड़क पर हमेशा दूसरों के रहमो करम पर या दूसरों की गलतियां न करने के कारण ही सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जितनी सावधानी हम रख सकते हैं उतनी तो रखें। जीवन में भी हमें सतर्क रहना चाहिए। सब पर निगाह हो। अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि, जिसके आधार पर आप अपनी नीतियां बना सकते हैं। मित्रों, शत्रु और रिश्तेदारों को लेकर भी थोड़े सजग रहें। ब्रेक ठीक तो है, कितनी भी गति बढ़ाई जा सकती है। ब्रेक ठीक है तो आप कितनी भी गति बढ़ाई जा सकती है। हमारी कार पर सबसे ज्यादा नियंत्रण हमें ब्रेक ही प्रदान करता है। ब्रेक खराब हो या काम ही नहीं कर रहे हो तो आप गाड़ी को चलाएंगे ही नहीं, और वे ठीक हुए तो फिर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी आसानी से जा सकते हैं। जीवन के भी सभी कार्यों में नियंत्रण अति आवश्यक है। नियंत्रण के बिना आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। परिस्थितियों, विचारों और निवेशों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। दूसरों का ख्याल रखें। कार पार्किंग करते समय या टर्न होते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों को कोई समस्या ना हो, किसी को कोई चोट ना लग जाए। जीवन में भी हमेशा याद रखें कि हमारी वजह से दूसरे परेशान न हो, उन्हें हमारे कारण दुख न हो, वरना हमारी सफलताएं हमें घमंड देंगी और सुकून नहीं। कार कागजों पर नहीं, सड़क पर सीखी जाती है। कार चलाने के लिए आप उसे चलाएं बगैर नहीं सीख सकते। ब्रेक, एक्सेलरेटर, गियर और क्लच के सामंजस्य पर नियंत्रण आपको कार चलाने के दौरान ही होगा, पेपर पर नहीं। जिंदगी में भी हम कार्य क्षेत्र में उतरे बिना कुछ नहीं सीख पाएंगे। वास्तव में किताबी ज्ञान जीवन के 90% कार्यों में काम नहीं आता, वहां सिर्फ अनुभव ही काम आता। सड़कों पर लगे संकेतों को देखें,
इनसे ड्राइविंग सरल और सुरक्षित हो जाती है। स्पीड लिमिट के संकेत, खतरनाक मोड़ के संकेत, स्पीड ब्रेकर के संकेत, फास्ट लेन या स्लो लेन के संकेत आदि संकेतों पर हमेशा ध्यान से देखें और उन पर अमल करें ताकि ड्राइविंग सरल और सुरक्षित हो जाए। हमें भी जीवन में विभिन्न संकेतों को ध्यान देखना और समझना चाहिए और उनके अनुसार अपनी नीतियां बनानी चाहिए। जैसे बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने पर सेहत पर ध्यान देना चाहिए, नुकसान होने पर व्यापार की नीतियों पर ध्यान देना चाहिए इत्यादि। गाड़ी रुक जाए और फिर चलाने में समस्या हो तो घबराहट में गलत कदम ना उठाएं। कभी चौराहे पर या ट्रैफिक में कार रुक जाए और पीछे लोग बार बार हॉर्न बजाएं तो घबराहट में कार को अनियंत्रित ना होने दें, शांति से चलाएं, किसी की मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। हजार्ड लाइन ऑन कर दें, हजार्ड लाइट ऑन कर दें। जीवन में भी कुछ गलत हो या कोई परेशानी आए तो घबराहट में कोई गलत या गैर जिम्मेदाराना कदम न हो। शांत होकर परिस्थितियों को समझें और निर्णय लें। किसी की मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं है। क्लच गाड़ी और इंजन को जोड़ता है और हटाता है। मेरे पास आने वाले अधिकांश तनावग्रस्त रोगी की एक समस्या आम होती है कि वे लोगों की बातों को बहुत दिल पर ले लेते हैं। वे उन्हें कटाक्ष, तानों और द्वेषपूर्ण बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं, भूलते रहते हैं, तिल तिल मरते रहते हैं। मैं उनकी बातों को सुनकर, समस्या को समझकर उन्हें एक सलाह देता हूँ कि अपने शरीर में एक क्लच विकसित कीजिए। क्लच क्या करता है? वह बस इंजन को बॉडी के संबंध से जोड़ता है और हटाता है। आप क्लच पर पैर रखकर एक्सेलरेटर को कितना ही दबाओ, लेकिन गाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह आगे या पीछे नहीं जाएगी। अब वह तभी आगे बढ़ेगी जब क्लच चाहेगा, अन्यथा नहीं। हम इंसान भी अगर यह क्लच अपने पास विकसित कर लें तो हमारे आधे दुख खत्म हो जाएंगे या उत्पन्न ही नहीं होंगे। कौन सी बातें दिमाग में रखनी है, किन्हें कानों से ही वापस कर देना है, यह हमें आना चाहिए। दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नकारात्मक कमेंट, ताने और उल्लाहनों से हमें हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखना आना ही चाहिए। जब भी हम आपके सामने वे लोग आए जो आपको परेशान करते हैं, निराश करते हैं, ताने मारते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप अपना फौरन क्लच दबा दें। वैसे ही जैसे आप भीड़ को देखकर अपनी गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए क्लच दबाते हैं और फिर एक्सेलरेटर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और आप सुरक्षित उस भीड़ से निकल जाते हैं। सास बहू से परेशान है, बहू सास से, बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से, पत्नी पति से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है, पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लासमेट, टीचर्स, दुश्मन, पहचान के बगैर पहचान के, न जाने कौन कौन किस किस का जीना हराम किए हुए हैं। उनके जीवन की शांति उजड़ी हुई है, वे रोगी बन रहे हैं। उनकी समस्या का सिर्फ एक ही हल है, क्लच। अब आप ही बताइए, क्या ये ड्राइविंग का प्रशिक्षण जीवन प्रबंधन का प्रशिक्षण सत्र नहीं था? खुशियों का सूर्य, कॉफी के मग। एक पुराना कॉलेज ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अच्छे कैरियर के साथ खूब पैसे कमा रहे थे। वे अपने फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिले। प्रोफेसर उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे जिंदगी की बढ़ती हुई स्ट्रेस और काम के प्रेशर पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी एकमत थे कि भले ही वे अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हों, पर उनकी जिंदगी में अब वे मजे नहीं थे जो पहले हुआ करते थे। प्रोफेसर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वे अचानक उठे और थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और बोले, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाया हूँ, लेकिन प्लीज आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स ले आइए। लड़के तेजी से अंदर गए। वहां कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया, तो किसी ने पार्सलीन का कप चुना, तो किसी ने शीशे का कप उठाया। जब सभी के हाथों में कॉफी आ गई तो प्रोफेसर बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे आपने उन्हीं को चुना और साधारण दिखने वाले कप्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहां
एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छे कप की चाह रखना एक सामान्य बात है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी जिंदगी की समस्या और तनाव लेकर आता है। दोस्तों, ये तो पक्का है कि कप कॉफी की क्वालिटी में कोई फर्क या बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक बर्तन है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहता था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। फिर भी आप सबसे अच्छे कप के पीछे ही गए और अपना कप लेने के बाद दूसरों का कप निहारने लगे। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। ये जिंदगी कॉफी की तरह है और हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशन कप की तरह है। ये बस जिंदगी जीने के साधन है, खुद जिंदगी नहीं। और हमारे पास कौन सा कप है ये न हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है और न ही उसे बदलता है। इसीलिए कॉफी की चिंता कीजिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वे नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। खुशहाल वे होते हैं जिनके पास जो होता है बस उसका अच्छे से वो उपयोग करते हैं, आनंद लेते हैं और भरपूर जीवन जीते हैं। इस तरह हमारी फर्स्ट पीरियड यहीं खत्म होती है। अब शुरुआत होगी सेकंड पीरियड पे, जो होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। I hope you like this. If you like the video, please do like, subscribe and share.